प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी टॉपिक है पर्यावरण व्यवस्थापन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पार्ट 3 में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं बच्चों। पार्ट 3 में हम लोग ठोस कचरे का व्यवस्थापन के 7 नियम हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बारे में सीखेंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा व्यवस्थापन के बारे में सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ठोस कचरा व्यवस्थापन के बारे में ही जानकारी दी थी। कचरे से जैसा आप जानते हैं उसका उचित मैनेजमेंट नहीं होता है तो बहुत सारी परेशानियां हमें पैदा होती है। जैसा हमने पहले वीडियो में बताया था कि 26 जुलाई को बाढ़ आई थी बम्बई में और उसका मेन कारण था कचरा। 26 जुलाई 2005 में तो उसका मेन कारण था ठोस कचरा व्यवस्थापन का न होना। तो बच्चों, सरकार ने ठोस कचरा व्यवस्थापन के नियम बताए हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो चलिए, ठोस कचरा व्यवस्थापन के 7 नियम हैं। ये नियम कौन कौन से हैं? इन नियमों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, रीयूज, जो अपने घर में कचरा निकलता है पहले उसको हम देखें, ये रीयूज पुनः उपयोग करने लायक है कि नहीं है। उपयोगी वस्तुएं व्यर्थ होने पर भी उनका अन्य जगहों पर उचित उपयोग कीजिए। उपयोग से इनकार, रिफ्यूज, प्लास्टिक और थर्माकोल जैसे अविघटनशील पदार्थों से बनी वस्तुओं का उपयोग करने से इनकार करना। रीयूज, रिफ्यूज, चक्रीकरण, रिसाइकिल, अपशिष्ट पदार्थों पर पुनः चक्रीकरण प्रक्रिया कर उनसे उपयुक्त पदार्थ बनाना, जैसे कागज, कांच का पुनः चक्रीकरण किया जा सकता है, रिसाइकिल करना। और चौथा नियम है पुनर्विचार, रीथिंक। दैनिक जीवन में वस्तुओं के उपयोग के बारे में अपनी आदतें, रीति और उनके परिणाम का पुनश्च नई दृष्टि से विचार करना। कम उपयोग करना, रिड्यूस, संसाधन व्यर्थ न जाए इसलिए ऐसी वस्तुओं का उपयोग कम करना। पुरानी वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, अनेक व्यक्तियों ने मिलकर एक वस्तु का उपयोग करना। उपयोग में लाओ और फेंक दो प्रकार की वस्तुओं का उपयोग टालना। यूज एंड थ्रो ऐसी प्रवृत्ति को त्यागना। संशोधन, रिसर्च, वर्तमान में उपयोग से बाहर हुए अपशिष्ट पदार्थ फिर से उपयोग में कैसे लाए जा सकते हैं, इस विषय में संशोधन करना, रिसर्च करना। नियमन, जन जागृति, रेगुलेट एंड पब्लिक अवेयरनेस, कूड़ा व्यवस्थापन संबंधी कानून नियमों का स्वयं पालन करना तथा दूसरों को पालन करने के लिए प्रवृत्ति करना। ये सबसे बड़ी बात है बच्चों, नियमन और जन जागृति, रेगुलेट एंड पब्लिक अवेयरनेस।
बातें, नियम, कानून सरकार बनाती है, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाना, उसको अमल में लाना खास बात होती है। तो कूड़ा व्यवस्थापन संबंधी जो कानून आपने 7 नियम पढ़े, इन नियमों का स्वयं पालन करो और दूसरों को पालन करने के लिए जागृति करो। तो हम जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है और जो घटनाएं घटती है, जैसे बाढ़ आ जाती है, इन सब बातों पर हम क्या करते हैं, काबू पा सकते हैं। ठोस कचरा व्यवस्थापन में 3R मंत्र का उपयोग करना। रिड्यूस, कूड़ा कम करना, रीयूज, कूड़े का पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल, कूड़े का पुनः चक्रीकरण करना। ये 3 बातें हमेशा ध्यान में आना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। इधर दिया है रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल, माने कूड़ा कम करो, जो कूड़ा है उसमें से उपयोगी जो वस्तुएं उसका फिर से उपयोग करो, और रिसाइकिल माने कूड़े का पुनः चक्रीकरण करो। ये 3 बातें अगर आपके ध्यान में आती हैं तो आप कंट्रोल कर सकते हो। कुछ अच्छी आदतें भी होनी चाहिए बच्चों, जैसे हम लोग क्या करते हैं, चॉकलेट, बिस्कुट, आइसक्रीम या ठंडो पदार्थों के जो आवरण, प्लास्टिक आवरण होते हैं, उसको हम रास्ते पर न फेंकें, उसको उचित कूड़ेदान में हम डालें। उचित कूड़ेदान में भी जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, पेपर है तो पेपर डालिए, ग्लास है तो ग्लास डालिए, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के डिब्बे में प्लास्टिक डालो और मेटल अलग डालो। इससे क्या होता है, कूड़ा कचरा उठाने वाले को भी परेशानी नहीं होती है। तो प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें आप लोग। इससे इसका पर्याय क्या है, कपड़े की थैलियाँ, पुरानी साड़ी, चादर, पर्दे का उपयोग कर बनाई हुई थैलियों का उपयोग करें आप लोग। कागज के दोनों ओर, कभी कभी आप एक साइड लिखते हैं, एक साइड वैसे ही छोड़ देते हैं, तो दोनों साइड उपयोग करें। गिफ्ट पेपर, जो ग्रीटिंग कार्ड हैं, उनका पुनः उपयोग करना चाहिए। टिश्यू पेपर का उपयोग कम से कम करो। अपने पास रुमाल है उसका उपयोग करो। शीशा वाली बैटरी की जगह रिचार्जेबल का उपयोग करो। ठोस कचरा व्यवस्थापन में स्वयं, परिवार, समाज को प्रोत्साहित करना, प्रबोधन करना, विविध उपक्रम चलाना, ऐसी सारी बातें होनी चाहिए। यूज एंड थ्रो, उपयोग करो फेंको, इस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग टालना चाहिए। ये बच्चों अच्छी आदतें हैं। अगर इन आदतों का आप उपयोग करोगे, दूसरे को बताओगे, तो ठोस कचरा व्यवस्थापन का जो नियम है उसका हम पालन कर सकेंगे। तो हमें आशा है कि जो नियम बताए गए हैं इसका आप दैनिक जीवन में उपयोग करोगे और दूसरों को भी प्रोत्साहित करोगे। तो बच्चों ये बहुत जरूरी है, ये सब नियम, इसका अपने दैनिक। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप बहुत से कूड़ा कचरा ऐसे ही फेंक देते हैं, उसके बारे में आप नहीं सोचते हैं कि ये कूड़ा कचरा हमको कितना प्रदूषण फैलाएगा। उसके बारे में हम आपको जागृति करेंगे, बताएंगे कि ये देखिए केला है, प्लास्टिक का बैग है, मोजे हैं, लकड़ी है, थर्माकोल का प्लेट है, कपड़े चिंदी है, ये एल्युमिनियम के केन हैं, स्टील के केन हैं और ये शूज है। माने इनको अगर आप फेंक देते हैं बाहर, इन चीज़ों को आप फेंक देते हैं, इन पदार्थों को, इसको जो होता है ये कितनी अवधि में खराब होते हैं, विघटित होते हैं। ये कितनी अवधि में विघटित होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले लें और आपको जानकारी रहेगी, आप दूसरे को भी जानकारी दे सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि आप ये काम मत करो।
सबसे पहले हम सब लोग खाते हैं कूड़े के विघटन के लिए लगने वाली कालावधि। ये है पदार्थ और ये है प्राकृतिक रूप से विघटित होने के लिए लगने वाली कालावधि। बच्चों, सबसे पहले इसमें जो है हम केला खाते हैं, आराम से हम सड़क पर भी फेंक देते हैं। तो केले को छिलका को विघटन होने में 3 से 4 सप्ताह लगता है। ये देखिए 3 से 4 सप्ताह। अगर आप केले का छिलका ऐसे फेंक दिए तो उसको नष्ट होने में 3 से 4 सप्ताह लगता, माने पूरा महीने लग जाता है, समझ लीजिए। कागज की थैली को विघटन होने में 1 महीने लगते हैं। कागज की थैली को विघटन होने में 1 महीने। कपड़े की जो चिद्दियां हैं उसको अगर हम फेंक देते हैं तो उसको विघटन होने में 5 महीने लगते हैं। बच्चों, आप ध्यान देंगे। ऊनी मोजे, ये मोजे है, इसको हम अगर फेंक देते हैं कूड़े कचरे में तो इसको विघटन होने में 1 बरस लगते हैं। लकड़ी अगर आप फेंक देते हैं उसको विघटित होने में 10 से 15 बरस लगते हैं। अब समझ लीजिए 10 से 15 बरस तक वो ऐसे ही। चमड़े के जूते अगर आप फेंक दिए तो उसको 40 से 50 बरस लगते हैं बच्चों विघटन होने में। जस्ते के डिब्बे अगर आप फेंकते हैं तो 50 से 100 बरस उसको लगते हैं। जस्ते के डिब्बे 50 से 100 बरस। एल्युमिनियम के डिब्बे आप फेंकते हैं तो 200 से 250 बरस लगते हैं। विशिष्ट प्लास्टिक की थैली आप जो फेंक देते हो, जो सरकार ने बैन किया है, उसको विघटन होने में 10 लाख बरस लगते हैं। विशिष्ट प्लास्टिक की थैली जो हम बाजार में लेते हैं, बैन लगी हुई है, उसको विघटन होने में 10 लाख बरस लगेंगे बच्चों। और थर्माकोल कप या स्पाइरोफोम जो आप कप यूज करते हो थर्माकोल का, वो तो विघटित होता ही नहीं, अनंत काल लगता है उसको विघटन होने में। तो बच्चों, आप कहीं भी जाते हैं, प्लेटफार्म पे जाते हैं या कहीं पार्क में जाते हैं, वहाँ पर गीला कूड़ा, सूखा कूड़े के 2 डिब्बे अलग अलग रहते हैं। दोनों का कलर भी अलग अलग रहता है। तो आप उस डिब्बे का उपयोग कीजिए और जो खराब चीज़ें हैं, आप जिसका यूज नहीं कर सकते हैं, उसको उसमें डालिए। हो सकता है वो चीज़ें रीयूज 3 मंत्र जो ठोस कचरा व्यवस्थापन के हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल में काम आवे। अगर आप इनको ऐसे ही फेंक देते हैं कूड़े कचरे में तो इनको विघटन होने में कितना समय लगता है। थर्माकोल का उपयोग आप न करें। विशिष्ट प्लास्टिक की थैली जो है उसका उपयोग न करें। एल्युमिनियम के डिब्बे, जस्ते के डिब्बे, चमड़े की जूती, बहुत समय माने हमारी आपकी उम्र पूरी हो जाएगी लेकिन ये विघटित नहीं हो पाएंगे। हमारे आपकी उम्र डबल भी, मैंने एक बार जन्म लिया, मर गए, फिर जन्म लिया, मर जाएंगे, तब तक ये लोग ऐसे ही चलते रहेंगे। तो बच्चों, हमें विश्वास है आप इनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग अवश्य करोगे। ये पाठ पढ़ने का मतलब ही है पर्यावरण मैनेजमेंट, पर्यावरण व्यवस्थापन, कि हम इसका उपयोग 100% अपने जीवन में करें और दूसरों को भी बताएं कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप कितनी हानि हो सकती है, आप पर्यावरण को कितना प्रदूषित कर रहे हो, कितनी हानि पहुंचा रहे हो। तो आप हानि न पहुंचाओ। ये कूड़ा कचरा देखिए डिब्बा है, अलग अलग पेपर रखिए, ग्लास में ग्लास डालिए, प्लास्टिक में प्लास्टिक डालिए, मेटल में मेटल डालिए। सूखा कचरा, गीला कचरा का भी डिब्बा रखा रहता है, आप उस डिब्बे का उपयोग करो। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। बच्चों, हमारी प्रकृति में, हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं। जो प्रकृति द्वारा घटनाएं घटती हैं, जब वो घटनाएं घट जाती हैं तब हमको मालूम पड़ता है। आजकल हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ा आगे हो गई है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो घटने से पहले कुछ
हमको मालूम हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं। माने जो जन धन हानि है उसको हम थोड़ा बचा सकते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है बच्चों प्रकृति की, जिसको हम भाप ही नहीं पाते हैं और घट जाती हैं, उसका बुरा असर हमारे ऊपर पड़ता है। हमने अपने आसपास जैसे बिजली गिरना, बाढ़ आना, आग लगना, ऐसी प्राकृतिक दुर्घटना होना, बम विस्फोट, कार में रासायनिक दुर्घटना, यात्रा और भीड़ वाली जगहों पर होने वाली भगदड़, दंगों जैसी मानव निर्मित आपदाएं होती हैं। इनमें आपदाएं होती रहती हैं, इनमें बड़े पैमाने में जीवित तथा आर्थिक हानि भी होती है। ये घटनाएं कब कहाँ घट जाती हैं मालूम नहीं पड़ता है। तो बच्चों अगर आपदाएं घट जाती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन का मतलब है घटनाएं घट गई तो जो लोग उसमें जख्मी हुए हैं उनको हम कैसे, किस प्रकार से, किस रूप में हम उनकी मदद कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों अगर आपदा में जख्मी हुए लोगों का प्रथमोपचार कैसे करना चाहिए। प्रथमोपचार का मतलब है फर्स्ट एड इसको बोलते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है प्राण हानि टालना, सेहत अधिक खराब होने से रोकना। इसके लिए हमें क्या क्या करना होता है। प्रथमोपचार का प्रमुख उद्देश्य प्राण हानि टालना, सेहत अधिक खराब होने से रोकना तथा पुनः लाभ की प्रक्रिया की शुरुआत करना होता है। इसके लिए प्रथमोपचार या शीघ्रता से करने वाले उपाय कौन कौन से हैं ये जानना महत्वपूर्ण है। इसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग आ सकता है बच्चों, इसलिए इस पे बहुत ध्यान देना है। तो पहले अगर कोई समझ लो जो क्या क्या परेशानी होती है, कोई आपदा हो जाती है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, बिजली गिर गई, ये सारी, बम ब्लास्ट हो गया, तो लोगों को सबसे पहले श्वसन मार्ग अवरुद्ध होता है। ये देखिए प्रथमोपचार के मूल तत्व सुचेतना और पुनर्जीवन, लाइफ एंड रिsuscitation। ये क्या होता है, श्वसन मार्ग, एयरवे, श्वासोच्छ्वास, और क्या होता है रक्ताभिसरण, सर्कुलेशन। बच्चों अगर सांस आ रही है तो हम कहते हैं ये जीवित है। इसको प्रथम उपचार के लिए हॉस्पिटल इसको जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचाना चाहिए। हॉस्पिटल पहुंचाने के पहले आप वहां क्या क्या कर सकते हो कि उसको मृत्यु से बचाया जा सके, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे बच्चों। अगर उसको सांस लेने में देखिए बच्चों, आप ऐसा देखिए सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही है तो उसकी ठुड्डी को क्या करो आप, तो सांस लेने में अगर तकलीफ है तो उसकी ठुड्डी को थोड़ा ऐसा ऊपर करो। ठुड्डी को ऊपर उठाएंगे तो होता क्या है, जो श्वसन नली वो खुल जाती है। अगर श्वसन नली अवरोधित हुई है तो श्वसन नली खुल जाती है और उसको सांस लेने में आसानी होती है। तो इतना आप कर सकते हो बच्चों, इतना आप आसानी से कर सकते हो। श्वसन मार्ग में अगर रुकावट है तो आप उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाएंगे तो श्वसन नली जो बंद है वो खुल जाती है। ये आप आसानी से सब लोग कर सकते हो। दूसरा है अगर श्वासोच्छ्वास बंद है तो क्या करो, आप अपने मुंह से उसके मुंह में फूंक मार सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी ब्रीदिंग जो है वो बंद हो गई है तो कृत्रिम ब्रीदिंग होती है, जैसे इसमें कृत्रिम ब्रीदिंग दिखाया है, लेकिन वो तो जब आप अस्पताल में या फर्स्ट एड पर पहुंचेंगे तब होती है। उसके पहले आप उसके मुंह में मुंह लगाकर फूंक मार सकते हो। तो इसके बाद अगर उसकी सांस है अंदर तो वो
सांस लेना और बाहर निकलना चालू कर देगा। इसके बाद जो तीसरी क्रिया है, आपदाग्रस्त में अगर आदमी क्या हो गया है, बेहोश हो गया है बच्चों, बेहोश हो गया है, तो उस व्यक्ति को पहले आप कृत्रिम श्वास दो, मुंह में मुंह लगा के फूंको। इसके बाद क्या करो, जैसा दिखाया गया अपने दोनों हथेलियों को उसकी छाती पर रख करके ऐसे दबाओ, जैसा चित्र में दिखाया जा रहा है। जोर से दाब देकर छोड़ने की क्रिया, ये लगभग 10-15 बार आप करें, तो अगर उसके अंदर जो है सांस है तो सांस आना जाना चालू हो जाएगी। इसको बोलते हैं सीपीआर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सीपीआर बोलते हैं। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिस्टोरेशन, माने आपदाग्रस्त व्यक्ति का रक्त परिसंचरण पुनः सुचारू रूप से शुरू होने में मदद होती है। आपदाग्रस्त व्यक्ति का रक्त परिसंचरण पुनः सुचारू रूप से शुरू होने में मदद मिलती है। तो ये आप आपदा प्रबंधन में श्वसन मार्ग अवरुद्ध हुआ है, ठुड्डी उठाएंगे, श्वसन नली खुल जाती है, श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग अगर बंद हो गई है तो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग फूंक आप मार सकते हो और ये सीपीआर कर सकते हो। तो बच्चों, आप अगर थोड़ा सा जागरूक हैं तो आपदाग्रस्त व्यक्तियों का आप फर्स्ट एड जो उपचार है आप कर सकते हैं और दूसरे की जान जो है आप बचा सकते हैं। दूसरे की जान को क्या कर सकते हैं? आप बचा सकते हैं। कि रक्तस्राव ब्लीडिंग अगर हो रही है तो आप क्या करेंगे? ऐसा पट्टी बांधेंगे और ब्लीडिंग के ऊपर वाले भाग को क्या करते हैं? आप ऊपर रखिए बच्चों। आपदाग्रस्त व्यक्ति को जख्म होकर उसमें रक्तस्राव हो रहा है तो उस रक्त जम को क्या, अगर आपके पास डिटॉल है तो डिटॉल लगा सकते हैं, और कुछ नहीं है बच्चों तो आप जहां पर घाव लगा है उस जगह को आप अपने हाथों से हथेली से दबा सकते हैं, तो उससे उसका खून क्या होता है? वो बंद हो सकता है। अस्थि भंग हुआ है, कशेरुका पर आधारित है, हड्डी टूट गई है, तो उस भाग को आप जो टूट गया है उसको आप सीधा करके रखो और ऐसे व्यक्ति को स्ट्रेचर की जरूरत होती है। स्ट्रेचर पर लेटा करके उसको पहुंचाएंगे तो उसको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। जलना, अगर कोई व्यक्ति जल गया है, ऐसे जल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? जले हुए भाग को 10-15 मिनट तक, अपने पास तो कुछ है नहीं तो जले हुए भाग को, जो भाग जल रहा है उसको 10-15 मिनट तक पानी की धार के नीचे अगर हम उसको रखते हैं तो फायदेमंद होता है। तो रक्तस्राव हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्चर हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर जल गया है तो क्या कर सकते हैं? ये सब जानकारी होनी चाहिए बच्चों। तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद आराम से कर सकते हैं बच्चों। और आपदाग्रस्त व्यक्ति है, आप जैसे मैदान में खेल रहे हैं, आपको टीचर लेके गई है, आपके हाथ पैच में लचक हो गया, मोच आ गया, चमक आ गई, तो आप क्या करोगे? उस समय आप आपदा प्रबंधन से तात्पर्य है कि सुनियोजित संगठनात्मक नीति एवं समन्वय द्वारा कार्रवाई करने की एकत्रित क्रिया। इसमें निम्न बातों का समावेश होता है: आपदाओं के कारण होने वाली हानि तथा खतरे को प्रतिबंधित करना, परिस्थिति की समझ एवं सामना करने की क्षमता विकसित करना, घबराना नहीं चाहिए, आपदा निवारण करना, खतरे का स्वरूप और व्याप्ति कम करना, आपदा का सामना करने हेतु पूर्व तैयारी करना, आपदा संकट के समय तत्काल कृति करना। तत्काल कृति जो हम बता रहे हैं इसको करना चाहिए। आपदाओं के कारण हुई हानि एवं उसकी तीव्रता का अनुमान लगाना, बचाव एवं मदद कार्य करना, बचाव एवं मदद कार्य करना, ये सारी जानकारी
माने मैनेजमेंट है। और क्या होना चाहिए, जब घर द्वार सब नष्ट हो जाता है उसका पुनर्वसन पुनर्निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो ये आपदा प्रबंधन से मतलब इन सब बातों का होता है बच्चों। इतनी बातों पर 8 बातें हैं, अगर इस पर ध्यान दिया जाए, इस प्रकार से किया जाए तो हम आपदाओं से क्या कर सकते हैं, आपदाओं से हम निपट सकते हैं। ये देखिए बच्चों, लचक, मोच आना, चमक आना, मुक्का मार, ऐसी परिस्थिति में RIC की योजना का उपयोग कीजिए। फॉर इंजरीज लाइक स्प्रेन्स, ट्विस्टिंग एंड कंटशन, द राइस, ए राइस का मतलब है बच्चों, ए रेमेडी शुड बी अप्लाइड। राइस, राइस का मतलब है, आर से मतलब होता है रिस्ट, ये देखिए रिस्ट। आई का मतलब होता है आइस, और शी का मतलब होता है कंप्रेशन, और ई का मतलब होता है एलिवेशन। तो आपके अंदर लचक आ गई, मोच आ गई, चमक आ गई, या चोट लग गई है, तो आप क्या करेंगे बच्चों। सबसे पहले रिस्ट दिया है। रिस्ट का मतलब आपदाग्रस्त को आरामदायक अवस्था में बैठाएं। देखिए जैसे उसके चोट लग गई तो इसको आरामदायक कुर्सी पर आप बैठा सकते हैं। सबसे पहले जिसको कुछ दिक्कत हुई है उसको बैठाने की कोशिश कीजिए। उसको किसी भी अवस्था में बैठने पर, जिस अवस्था में बैठने पर उसको आराम मिलता है, उसको उस अवस्था में बैठाएं। अगर किसी को बहुत चोट लग गई है, चिल्ला रहा है, दर्द हो रहा है, सूजन हो गई है, तो आइस आप ले करके, आइस आपदाग्रस्त की मान लगी हुई जगह पर बर्फ की पोटली रखें। बर्फ की पोटली रखेंगे तो उससे उसको आराम आ जाएगा। कंप्रेशन का मतलब होता है बर्फ की पोटली थोड़ी देर रखने के बाद उस भाग पर हल्के से मालिश कीजिए। जो भाग पर चोट आई है, थोड़ा देर बर्फ की पोटली रखिए, इसके बाद उस पर थोड़ा सा आप मालिश करेंगे तो उसको राहत आ जाएगी। और जो इलीवेट है, मार लगे हुए भाग को ऊपर ऊंचा उठाकर रखे। ऊपर ऊंचे हुए भाग पर, देखिए पैर में मार लगी हुई है तो इसको ऊपर उठाकर, मार लगे हुए भाग को पैर के ऊपर उठा करके रखें। इस प्रकार से आप राइस, RIC का उपयोग करेंगे। आर से रेस्ट होता है, आई से आइस होता है, सी से कंप्रेशन होता है, ई से एलिवेशन होता है। इसका आप उपयोग करेंगे तो आप दूसरे को, जो आपदाग्रस्त व्यक्ति है, उसको आप रिलीफ पहुंचा सकते हैं, राहत पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों हमें विश्वास है इसका आप ध्यान देंगे, राइस का, RIC का। किसी को चोट लगा है उसको आरामदायक अवस्था में बैठाएं। चोट लगे हुए बार पर बर्फ की पोटली रखें। बर्फ की पोटली 10-15 मिनट रखने के बाद उसको थोड़ा सा मालिश करें, और मालिश करने के बाद जो जिस भाग में उसको चोट लगा हुआ उसको थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखें। बच्चों आपदा जब प्रबंधन हो जाता है, कुछ घटनाएं घट जाती हैं, उसको कैसे हमें फर्स्ट एड पोस्ट पर, हॉस्पिटल में कैसे हमें उसको ले जाना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानकारी कर लेते हैं। कैसे उसको लेके, रोगी का वहन कैसे करें, हाउ टू ट्रांसपोर्ट विक्टिम या पेशेंट्स, रोगी का वहन हम कैसे करें। देखिए अगर बच्चे हों, कम वजन के रोगी हों, तो उसको हम इस प्रकार से उठा के ले जा सकते हैं। इसको बोलते हैं झूला पद्धति, क्रेडल मेथड। अगर कम वजन के बच्चे हों, छोटे और कम वजन वाले व्यक्ति हैं, तो इसको हम दोनों हाथों में उठा करके ले जा सकते हैं। इसको झूला पद्धति बोलते हैं। अगर रोगी होश में हो, रोगी क्या है, होश में है, तो उसको हम पीठ पर भी लाद के ले जा सकते हैं। उसको उठा नहीं सकते हैं। अगर वो होश में है तो उसके देखिए हाथों, उसके पैर को हम हाथों से पकड़ लेते हैं, और हाथ से वो हमारे गले को पकड़ लेता है, तो उसको हम पीठ पर ले जा करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचा सकते हैं। या मानवीय बैसाखी पद्धति बोलते हैं, ह्यूमन क्रच मेथड है। अगर उसके पैर में चोट लग गई है तो अपने हाथों से उसके कंधों को पकड़ करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक पैर पर अगर जख्म लगा है, दूसरा पैर ठीक है,
तो दूसरे पैर से थोड़ा थोड़ा भार दे करके आगे जा सकता है। या अगर वो बेहोशी की हालत में है, बेहोश रोगी को थोड़ी दूर तक अगर ले जाना है, तो अगर हम उठा नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं बच्चों, हम उसको खींच कर ले जा सकते हैं। पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड है। अगर हम उठा नहीं सकते, उसकी सहायता हम कैसे करें, तो आप निसंकोच उसके सर को उठा लीजिए, पैर से नहीं खींचने का, नहीं सर में चोट लग सकती है। बेहोश रोगी को थोड़ी थोड़ी दूर ले जाना हुआ है, इस विधि का आप खींच कर ले जाना या उठा कर ले जाना विधि आप अपना सकते हैं। यहाँ पर बच्चों, आप रोगी को अगर आराम से उठा नहीं सकते हैं, जब रोगी के कमर के नीचे के अंग जो होते हैं, नीचे के अंग को आधार देने की आवश्यकता होती है, ऊपर का भाग ठीक है, इसको आप 4 हाथ, 2 लोग हैं तो इसको बोलते हैं 4 हाथों की बैठक, कैरिंग ऑन 4 हैंड चेयर। माने आप उसको अपने 2 लोग हैं तो 4 हाथ पे बैठा सकते हैं और बैठा के ले जा सकते हैं, जैसे लगता है कि चेयर पर बैठ के जा रहे हैं। या 2 हाथों की भी बैठक में आप कर सकते हैं इसको। 2 हैंड है तो 2 हाथ पर भी, अगर वजन कम है तो 2 हाथ पर भी बैठा के आपको सीधा रख सकते हैं, उसको लेके जा सकते हैं रोगी को। अगर बच्चों आग लग गई है, अग्निशमन दल वाले कैसे, उनको ये सब ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों, हाउ टू ट्रांसपोर्ट विक्टिम या पेशेंट्स में। ये देखिए अग्निशमन दल वाले रहते हैं, इनके पास आदमी जल जाता है, झुलस जाता है तो खुद आ जा नहीं सकता है, इसके पास बहुत सारे प्रकार के स्ट्रेचर होते हैं बच्चों। फायर ब्रिगेड वालों के पास ये तमाम प्रकार के स्ट्रेचर होते हैं, जैसी उनकी आवश्यकता होती है उस स्ट्रेचर का वो लोग उपयोग करते हैं रोगी के साथ। जैसा उनको सूटेबल लगता है, इस रोगी को हम किस प्रकार से ले जा सकते हैं, तो उस स्ट्रेचर में उठा करके जो अवेलेबल रहता है उसको ले जाके। कभी कभी स्ट्रेचर नहीं मिलता है बच्चों, हम अपने घर में चद्दर रहती है, मोटी चद्दर रहती है, उसका ही उपयोग स्ट्रेचर के स्थान पे कर सकते हैं। जब रोगी को हाथ पैर में ज़्यादा चोटें आ गई है, उसको हम रोगी को नहीं पकड़ सकते हैं, ऐसा समझ लो, तो उसको हम किसी तरह से उठाकर चद्दर में रख सकते हैं। चद्दर के जो चारों किनारे हैं, 4 लोग पकड़कर उसको हम ले जा सकते हैं, क्योंकि हर जगह जल्दी में स्ट्रेचर नहीं मिलती है। ऐसे ऐसे समय में हम अगर बांस का दरवाज़ा है, कंबल है, चादर है, इसका उपयोग हम स्ट्रेचर के रूप में कर सकते हैं। बहुत सारी आपदाएं होती हैं बच्चों, जैसे अभी बाढ़ आ गई तो आप क्या करोगे, बोट का उपयोग करते हैं लोग, लेकिन बोट आने में भी देरी लगती है। समझो आप डूब रहे हैं तो आप टायर का या गुब्बारे का, टायर का या गुब्बारे का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर टायर आपके पास है तो टायर की ट्यूब को पानी में डाल दो, डूबती नहीं है, तो उस पर आप आराम से पानी को पार कर सकते हो, तैर सकते हो। तो बाढ़ की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर लाने के लिए प्रशासन की तरफ से नाव का उपयोग किया जाता है बच्चों। तो शीघ्र मदद के क्षण में अगर नाव नहीं है तो लकड़ी का तख्ता है, बांस की लकड़ी है, हवा भरी हुई टायर की ट्यूब है, इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि सरकार को नाव भेजने में तो टाइम लगेगा। अग्निशमन यंत्र आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। आग बुझाने के लिए हम अलग अलग यंत्रों का भी उपयोग करते हैं। अगर बच्चों आप लोगों के घर के आसपास अग्निशमन दल है तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे वो उपयोग करते हैं। इसीलिए आजकल जो बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है उसमें चौड़ी चौड़ी रोडें बनाई जाती हैं कि अग्निशमन दल आग लगने पर आपके घर तक आसानी से पहुंच जाए। क्योंकि आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बहुत सारी जगह पर आगे लग जाती हैं और वहां पर एक दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच नहीं पाती हैं, तो वहां पर ज़्यादा ही जनधन की हानि हो जाती है। और भी है, अगर कुछ ऐसी आपदाएं हो गई, कोई समुद्र में डूब रहा है, कहीं पहाड़ी पर
राहत पहुंचानी है तो हम हेलीकॉप्टर के द्वारा भी जो होती है उसको सुविधाएं पहुंचाते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग ठोस कचरा व्यवस्थापन के जो सरकार द्वारा 7 नियम बनाए गए हैं उसके बारे में जानकारी लिया और आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी लिया। ये अपने दैनिक जीवन में ये पाठ पर अमल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें आशा है कि आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से सीखे हैं और अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाएंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।